आम आदमी पार्टी किसी भी इस गलतफहमी में ना रहे कि वो पंजाब में इलेक्शन अपने वोटों से जीती है। जी। बीजेपी इस बात को जानती थी कि अगर पंजाब में उसने ईवीएम के ज़रिए अपनी सरकार बनाई तो अभी सिख जो फार्मर्स थे उन्होंने प्रधानमंत्री से अभी तो माफ़ी मंगवाई है। कहीं पंजाब में इस तरह का आंदोलन छिड़ गया कि हमें ईवीएम के चुनाव पे भरोसा नहीं है और पेपर बैलेट से चुनाव होंगे, तो वो लोग इतने मजबूत और ज़िद्दी हैं कि कहीं वो पेपर बैलेट से चुनाव पंजाब में एजिटेशन करा के ना करा लें। तो अगर पेपर बैलेट से होंगे तो बीजेपी का तो एक तो तय ही है कि किसी भी सीट पे ज़मानत नहीं बचेगी। फिर दूसरे लोगों की अलग अलग सीटें आती, तो उन्होंने ये बेहतर समझा कि जो वहाँ पे दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, कांग्रेस है, अकाली दल है और बसपा भी है, तो उनको नेस्तो नाबूद कर दें और आम आदमी पार्टी की सरकार बना दें। अभी ये जो सरकार बनी है इसको तोड़ फोड़ करके वो किसी ना किसी तरीके से बीजेपी की सरकार वहाँ बना ही लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। दुनिया में कोई भी कंप्यूटर ऐसा नहीं बनाया है आज तक, और ऐसा साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि बन भी नहीं सकता जो हैक ना हो सकता हो। तो एक ऐसी चीज़ जो हैक हो सकती है उसके पीछे प्रेम क्यों? इसीलिए क्योंकि मुझे हैक करनी है। अब तीसरी एक आखिरी बात इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि आरएसएस के लोग आज सत्ता में हैं, सभी संस्थान उनके कब्जे में, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस भी ये कहते हैं कि जी हम पे भी दबाव है, जनता आके हमारी रक्षा करे। तो इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट के सामने तो बिसाती क्या है। एक चीज़ बेईमानी करने का रास्ता, सत्ता हथियाने का रास्ता आरएसएस और मनुवादियों के पास है। वो क्या ईमानदारी दिखाएंगे कि हम ईमानदारी दिखा के इलेक्शन हार जाते हैं, बेईमानी नहीं करेंगे? क्या ऐसी उम्मीद, तवक्को या हम सोच मनुवादियों की मान सकते हैं? तो ये लॉजिक है इसके पीछे। अब बाकी सब लोग समझदार हैं कि विपक्ष के लोग कितनी भी मेहनत कर लें, अगर ईवीएम के ज़रिए चुनाव होगा तो उतने ही वोट उस कैंडिडेट को आएंगे जितने नागपुर डिसाइड करेगा। ये हमारा कहना भी है। हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, टॉप पॉलिटिकल पार्टी, फार्मूला बाबा साहब और काशीराम साहब दे गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ है महमूद पराचा, जो किसी नाम तारीफ़ के मोहताज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए सुरेंद्र जी। महमूद साहब, जो इस वक्त बहुजन समाज पार्टी की हम लोग सीधी सीधी बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी कहा जाता था और सपा की पार्टी भी है। सपा ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करा, बहुजन समाज पार्टी इतनी बढ़ चढ़ कर कार्य कर रही थी, वह एक पर नज़र आई है। तो ये दलित मुस्लिम का जो आंकड़ा बताते हैं उसे 85% बताते हैं, तो किस तरीके से 85% सरकार बना पाएगा वह बताएं जो आगामी चुनाव हैं उसके अंदर। 85 है 87, पहले तो एक यही बात है जी। मेरे ख्याल से 87 है जी, पर अब ये बोल रहे हैं तो चलिए 85 ही मान लेते हैं। देखिए, फार्मूला बाबा साहब और काशीराम साहब दे गए हैं जी। अब दवाई है, फार्मूले का मतलब दवाई। हम दवाई खाएंगे तो बीमारी दूर होगी। बीमारी क्या है? मनुवाद और वो मानसिकता, मनुस्मृति को लागू करना बीमारी है। हम दवाई खाएंगे बाबा साहब की और काशीराम जी की तो हम लोग कामयाब होंगे, नहीं खाएंगे तो कामयाब नहीं होंगे। अब इस दवाई का जो मेन जो बेस एलिमेंट्स माने जाएंगे ना, वो उत्तर प्रदेश के लिए 2 हैं। एक है हमारी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी और दूसरी है मुस्लिम कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी। यही है बेस दवाई। इसके बाद जो ओबीसी समाज है ये उसमें सोने पे सुहागा का काम करता है। लेकिन ये दोनों समाज ऐसे हैं जो पॉलिटिकली सबसे ज़्यादा अवेयर हैं। ये इनकी सबसे बड़ी ताकत है कि उन्होंने लाइन खींच के तय कर रखा है कि ये हमारे दुश्मन है, ये बाबा साहब के संविधान के दुश्मन है और ये बाबा साहब के दुश्मन हैं और ये मनुस्मृति वाले हैं और हमें इन्हें वोट नहीं देना है। ये 2 ही समाज हैं ऐसे, ये बात साफ साफ है, क्लियर है। तो ये है बुनियाद और बेस। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, और उससे भी महत्वपूर्ण बात है ईवीएम के ज़रिए चुनाव नहीं होंगे, तो कोई भी सत्ता में आने से इस कॉम्बिनेशन को सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के किसी भी हिस्से में रोक ही नहीं सकता। हमें कोई मेहनत नहीं करनी, घर जाके हम लोग सब सो जाएं। सिर्फ हमारी लीडरशिप जो है ना वो कमज़ोर है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, लालच में या डर में, मुस्लिम समाज की भी और शेड्यूल कास्ट समाज की। ये अगर लीडरशिप हमारी और इसका दूसरा साइड ये है कि लीडरशिप तो कमज़ोर है, डरपोक है या लालची है, लेकिन समाज के जो आम जनता है वो बहुत ज़्यादा बहादुर है, निडर है, लालची नहीं। तो ये हमारा फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। तो जैसे ही ये कॉम्बिनेशन बनेगा, मुझे नहीं लगता कोई भी पार्टी इस कॉम्बिनेशन के सामने टिक पाएगी। ये मेरा एनालिसिस है जी। जैसे आपने बात करी ईवीएम की, लेकिन विपक्ष तो कभी भी ईवीएम की बात नहीं करता, क्या कारण है? कभी मैं अगर मेरे मुंह से किसी की बुराई करानी है तो मैं कर देता हूँ। विपक्ष इस वक्त जितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है, पूरी दुनिया की किसी भी बड़ी डेमोक्रेसी में पेपर बैलेट से चुनाव क्यों होता है? क्या ईवीएम
या कंप्यूटर उनको बनाने नहीं आते, क्योंकि ये साबित है। और कई देशों में, जर्मनी में और यूरोप के कई देशों में, नीदरलैंड्स में ईवीएम के ज़रिए चुनाव जो है बैन है। उसकी वजह ये है कि इसकी निष्पक्षता किसी भी तरीके से ठीक या सटीक हो ही नहीं सकती। इसलिए और चुनाव में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है, जो वोट पड़े वो नज़र भी आए, और जो वोट पड़े उससे वो रिफ्लेक्ट करें जो इलेक्टेड लीडरशिप है। अगर ईवीएम के ज़रिए कुछ ऐसा शक भी पैदा होता है तो ईवीएम को डिस्कार्ड कर देना चाहिए। अब मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक तो ईवीएम से चुनाव कराने का लालच क्यों है, किसी को भी क्यों होना चाहिए? अगर एक भी आदमी इस पे शक जाहिर कर रहा है तो क्यों होना चाहिए? 2 वजह हो सकती हैं जो दी जाती हैं। एक तो पैसा बचता है इससे, और एक टाइम बचता है। दोनों ही साइंटिफिकली अगर डेटा से देखा जाए तो ये दोनों ही फैक्टर्स गलत हैं, बेबुनियाद साबित हो चुके हैं। टाइम भी अब ज़्यादा लग रहा है, और दूसरा ये इससे पैसा भी ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो दोनों ही फेल हो गई, तो फिर किसी को क्या लालच? जबकि इसके बरक्स अगर देखा जाए तो ये कंप्यूटर है। दुनिया में कोई भी कंप्यूटर ऐसा नहीं बना है आज तक, और ऐसा साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि बन भी नहीं सकता जो हैक ना हो सकता हो। तो एक ऐसी चीज़ जो हैक हो सकती है उसके पीछे प्रेम क्यों? इसीलिए क्योंकि मुझे हैक करनी है। अब तीसरी एक आखिरी बात इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि आरएसएस के लोग आज सत्ता में हैं, सभी संस्थान उनके कब्जे में। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस भी ये कहते हैं कि जी हम पे भी दबाव है, जनता आके हमारी रक्षा करे। तो इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट के सामने तो बिसाती क्या है? एक चीज़ बेईमानी करने का रास्ता, सत्ता हथियाने का रास्ता आरएसएस और मनुवादियों के पास है। वो क्या ईमानदारी दिखाएंगे कि हम ईमानदारी दिखा के इलेक्शन हार जाते हैं, बेईमानी नहीं करेंगे? क्या ऐसी उम्मीद, तवक्को या हम सोच मनुवादियों की मान सकते हैं? तो ये लॉजिक है इसके पीछे। अब बाकी सब लोग समझदार हैं कि विपक्ष के लोग कितनी भी मेहनत कर लें, अगर ईवीएम के ज़रिए चुनाव होगा तो उतने ही वोट उस कैंडिडेट को आएंगे जितने नागपुर डिसाइड करेगा। ये हमारा कहना भी है। हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, टॉप पॉलिटिकल पार्टीज़ को चिट्ठी भी लिखी है। महमूद साहब, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जब से शुरू में आई थी तो उन्होंने कहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी है। उनके जो नेता थे वह भी सदन में आके ताबड़तोड़ बातें कर रहे थे। लेकिन आम आदमी पार्टी जब हारती है तो कहती है ईवीएम में दोष है, लेकिन इस वक्त जीत में है तो ईवीएम पे दोष नहीं निकालते। क्या कहना चाहेंगे इस तरीके की साठगांठ को, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आम आदमी पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी साहिबा हो या दूसरी पार्टियों में, तमिलनाडु में जो एक पार्टी है उसकी बात तो नहीं करता। बाकी सारी पार्टियां जितनी भी हैं ज़्यादातर उसमें आरएसएस के लोग अंदर तक घुसे हुए हैं। पहली बात तो ये है। आम आदमी पार्टी किसी भी इस गलतफहमी में ना रहे कि वो पंजाब में इलेक्शन अपने वोटों से जीती है। बीजेपी इस बात को जानती थी कि अगर पंजाब में उसने ईवीएम के ज़रिए अपनी सरकार बनाई तो अभी सिख जो फार्मर्स थे उन्होंने प्रधानमंत्री से अभी तो माफ़ी मंगवाई है। कहीं पंजाब में इस तरह का आंदोलन छिड़ गया कि हमें ईवीएम के चुनाव पे भरोसा नहीं है और पेपर बैलेट से चुनाव होंगे, तो वो लोग इतने मजबूत और ज़िद्दी हैं कि कहीं वो पेपर बैलेट से चुनाव पंजाब में एजिटेशन करा के ना करा लें। तो अगर पेपर बैलेट से होंगे तो बीजेपी का तो एक तो तय ही है कि किसी भी सीट पे ज़मानत नहीं बचेगी। फिर दूसरे लोगों की अलग अलग सीटें आती, तो उन्होंने ये बेहतर समझा कि जो वहाँ पे दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, कांग्रेस है, अकाली दल है और बसपा भी है, तो उनको नेस्तो नाबूद कर दें और आम आदमी पार्टी की सरकार बना दें। अभी ये जो सरकार बनी है इसको तोड़ फोड़ करके वो किसी ना किसी तरीके से बीजेपी की सरकार वहाँ बना ही लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ईवीएम का इस्तेमाल उस तरीके से होने वाला है और अभी भी जो हो रहा है, जब तक एक समय वैसा नहीं आ जाता कि बीजेपी और आरएसएस अपने आप को इतना मजबूत समझती है कि फिर कोई भी ऑपोजिशन उनके सामने सर उठाने लायक नहीं बचेगी, तब देश का हर चुनाव आरएसएस और बीजेपी जीतेगी और उन देशों जैसी स्थिति हो जाएगी जहां आज भी इलेक्शन तो होते हैं मगर एक पार्टी को 95%, 99%, 90% से ऊपर वोट मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे देश हैं, आप जानते हैं। तो उस प्रकार के चुनाव हमारे देश में भी हो जाएंगे अगर ईवीएम को ख़त्म नहीं किया गया। किस तरीके से हो पाएंगे निष्पक्ष चुनाव, वह बताएं। सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं। एक मतलब रास्ता तो है निष्पक्ष चुनाव कराने का, उसके बाद पार्टियां सामने नहीं आ रही हैं, कोई कह नहीं रहा है, हम लोग घर घर में कोने कोने में बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से ईवीएम हटेगी? ये बेवकूफ़ी है ना। हम सब तो जो अम्बेडकरवादी हैं, हम लोग तो सड़क पे रह के संघर्ष करने के आदी हैं। जो ये बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिनको एसी कमरों में रह के भ्रष्टाचार की आदत पड़ी हुई है, सबसे पहला नुकसान तो उनका है। तो और उनको जो लीडरशिप है कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की, ममता बनर्जी साहिबा की, एनसीपी की, शरद पवार जी की और जितनी भी पार्टियां हैं, मेरा ये कहना है, हमने सब पार्टियों को चिट्ठी भी लिखी है कि सबसे पहले एक सेमिनार किया जाए और ये तय किया जाए कि हम भाई किसी भी सूरत में
चाहे तो जितनी भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं वो असेंबली में रेजोल्यूशन पास करें जी। और एक बड़ा आंदोलन छेड़ें जी। कि हम किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, ईवीएम के खिलाफ संघर्ष करेंगे। ईवीएम जैसे ही खत्म होगा बीजेपी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। दूसरी कोई भी पार्टी आए, हम आपस में मिलकर फिर तय कर लेंगे कि अम्बेडकरवादी और जो असली देश के बहुजन है वो किस प्रकार से सत्ता में। बहुजनों की बात हम लोग करते हैं, अधिकांश बहुजन की आप बोलते हैं 87% है, तो 87% मिलकर भी अपनी सरकार क्यों नहीं बना पाते, क्या विशेष कारण है? उसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें भी जी। इसमें यह है कि जो भी हमारी पार्टियां हैं उसमें अंदर तक, देखिए उत्तर प्रदेश का ही सबसे अच्छा एग्जांपल मैं देता हूं आपको। मायावती जी का जो मुस्लिम समाज के प्रति एक रोष है, कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक गलत भी है। जी। हम लोगों ने बहुत मेहनत करके जी। काशीराम जी से सीखे, बाबा साहब से सीख के जो मुस्लिम समाज की जो लीडरशिप है, बहुत मुश्किल से हमने अपने लोगों को ये समझाया है कि ये जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, ख़ास तौर पे ब्राह्मण और ये क्षत्रिय और वैश्य जो हैं, ये मुंह से मीठे बनते हैं, असल में जो हैं सबसे ज़्यादा धोखेबाज मक्कार यही लोग मक्कारी करते हैं और यही हमारे यानी कि मुस्लिम समाज का सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। हमने बहुत मेहनत करके ये अपने समाज को समझाया जी। और ये हमने सीखा है बाबा साहब से सबसे ज़्यादा, काशीराम जी से। जी। तो जब हमने ये बात सिखा दी, अब मायावती जी के पीछे जो एक व्यक्तित्व खड़ा रहता है हमेशा और जो ऐसी इमेज सब दुनिया को बताता है कि जो भी होगा हम इस पार्टी में मैं करूँगा, तो उससे हमारा समाज जो है अब समझदार हो गया, तो वो डरता है। अगर वो चेहरा हट जाए तो मुस्लिम समाज की पहली प्रेफरेंस हमेशा कोई भी शेड्यूल कास्ट का नेतृत्व ही होगा, उसके बाद ओबीसी का होगा, ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन पहली प्रेफरेंस हम लोगों ने सिखाया। लेकिन डर ये लगता है कि पीछे जो ये चेहरा खड़ा है ये कभी भी मायावती साहिबा हो चाहे कोई भी हो उसको ठीक से काम नहीं करने देगा, उसको बहका के गलत काम कराएगा। तो ये अगर डर दूर कर दिया जाए तो ऑटोमेटिक जितनी कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुस्लिम समाज ऑटोमेटिक दिल से चाहता है कि कोई शेड्यूल कास्ट समाज का नेतृत्व सामने आए। बल्कि हम तो अपने लोगों को अब इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं, बहुत बड़े हमारी इंटरनल मीटिंग्स भी हो रही हैं, हम ओपन घोषणाएं भी कर रहे हैं कि सारी मुस्लिम समाज को, और हम गुजारिश करेंगे दूसरे भी माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको ये एक रेजोल्यूशन पास कर लेना चाहिए कि हम ये चाहते हैं कि हमारा सारा पॉलिटिकल वजन किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब व्यक्ति के पीछे हो, उसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, उसको चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि उसके साथ एक डिप्टी सीएम ओबीसी का हो और एक मुस्लिम भी हो, जहाँ जहाँ संख्या जिस समाज की आती है। लेकिन क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब समाज के साथ हज़ारों साल से सबसे ज़्यादा ज्यादती हुई है, तो मुस्लिम सारा समाज बगैर शर्त के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब समाज के पीछे खड़ा रहे। इससे हमारी संख्या ऑटोमेटिक 46% हो जाती है। अगर हम दूसरी माइनॉरिटीज़ को भी जोड़ लें तो ये एक इतना बड़ा कॉम्बिनेशन है, फिर हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी दूसरी वजह यह है कि ये जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुस्लिम और माइनॉरिटी समाज है, ये वोटिंग परसेंटेज भी अगर ज़्यादा देखें तो वोट करने भी यही जाता है। तो हम लोग अगर इस कॉम्बिनेशन को बनाने में कामयाब हो गए तो हमें कोई मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं रही। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।